हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी अपडेट्स। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में तरीके व दृष्टिकोण सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको सेकेंड यूनिट का थर्ड चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट के सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर जो आपका राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण था, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया था। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में हम बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर सेकंड जो आपका DSC 5 का सब्जेक्ट है तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में तरीके व दृष्टिकोण, उसके जो सेकंड यूनिट का थर्ड चैप्टर है उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए उनको हम शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपकी जो यूनिट रहने वाली है वो आपकी सेकंड यूनिट रहने वाली है तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के उपागम, जिसमें आपका थर्ड चैप्टर है नवसंस्थावाद। इस चैप्टर में हम नवसंस्थावाद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखते हैं नवसंस्थावाद एक आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत है जो संस्थानों की भूमिका पर विशेष ध्यान देता है। जो आपका नवसंस्थावाद है वो संस्थानों की भूमिका पर विशेष ध्यान देता है और नवसंस्थावाद आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत पारंपरिक संस्थावाद की तुलना में अधिक संगठित और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। जो आपका नवसंस्थावाद है वो पारंपरिक संस्थावाद की तुलना में अधिक संगठित और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। नवसंस्थावाद इस बात को समझाने का प्रयास करता है कि किस प्रकार संस्थाएं आर्थिक और राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। नवसंस्थावाद से हमें पता चलता है कि जो संस्थाएं होती है वे आर्थिक और राजनीतिक निर्णयों को किस प्रकार से प्रभावित करती है और दीर्घकालिक रूप से समाज में स्थिरता और परिवर्तन लाने में सहायक होती है। तो ये हमने एक छोटा सा परिचय देख लिया। अब हम देख लेते हैं ऐतिहासिक संस्थावाद। तो ऐतिहासिक संस्थावाद एक दृष्टिकोण है जो यह समझने की कोशिश करता है कि संस्थाएं समय के साथ कैसे विकसित होती है और समाज, राजनीति तथा अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है। तो ऐतिहासिक संस्थावाद में ये होता है कि जो संस्थाएं होती है वे समय के साथ कैसे विकसित होती है और जो समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है संस्थाएं, इसको हम ऐतिहासिक संस्थावाद के अंतर्गत पढ़ते हैं। यह संस्थाओं के ऐतिहासिक संदर्भ, उनके विकास के मार्ग और उनके दीर्घकालिक प्रभाव पर केंद्रित होता है। जो आपका ऐतिहासिक संस्थावाद होता है वो जो संस्था होती है उनके ऐतिहासिक संदर्भ, उनके विकास के मार्ग और जो उनके दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं उन पर ऐतिहासिक संस्थावाद केंद्रित होता है। अब हम ऐतिहासिक केंद्र संस्थावाद की कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है इतिहास का महत्व। यह मानता है कि संस्थाओं का वर्तमान स्वरूप उनके ऐतिहासिक विकास से प्रभावित होता है। जो आपका ऐतिहासिक संस्थावाद है वो यह कहता है कि जो संस्थाओं का वर्तमान स्वरूप होता है वो उनके ऐतिहासिक विकास से प्रभावित होता है। तो अब हम सेकंड विशेषता देख लेते हैं। सेकंड विशेषता में आपका आता है पथ निर्भरता। जब कोई संस्था एक बार किसी दिशा में बढ़ती है तो उसके भविष्य के विकल्प सीमित हो जाती है। जो ऐतिहासिक संस्थावाद है वो ये कहता है कि जो अब कोई संस्था एक बार किसी दिशा में बढ़ जाती है तो उसके जो भविष्य के विकल्प होते हैं वे सीमित हो जाते हैं। थर्ड आपकी जो विशेषता आती है वो आती है संस्थागत परिवर्तन। यह अध्ययन करता है कि संस्थाएं धीरे धीरे या कभी कभी क्रांतिकारी तरीके से कैसे बदलती है। जो आपका ऐतिहासिक संस्थावाद है उसका अध्ययन करने से हमें ये पता चलता है जो संस्थाएं होती है वे धीरे धीरे या कभी कभी क्रांतिकारी तरीके से कैसे बदलती है। फोर्थ आपके जो सामने विशेषता है वो आती है राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। यह देखता है कि किस तरह राजनीतिक निर्णय, सामाजिक संरचनाएं और आर्थिक नीतियां ऐतिहासिक रूप से निर्मित संस्थाओं द्वारा प्रभावित होती है। जो आपका ऐतिहासिक संस्थावाद है वो कहता है कि जो राजनीतिक निर्णय, सामाजिक संरचनाएं और आर्थिक नीतियां होती है ऐतिहासिक रूप से निर्मित संस्थाओं द्वारा प्रभावित होती है। तो ये हमने कुछ मुख्य विशेषताएं देख ली। अब हम ऐतिहासिक संस्थावाद के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जिसमें आप सबसे पहला दे सकते हैं भारत में आरक्षण प्रणाली का विकास। यह एक ऐतिहासिक संस्थागत प्रक्रिया का उदाहरण है जो सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। जो आपके भारत की आरक्षण प्रणाली है वो ऐतिहासिक संस्थागत का एक उदाहरण है जो कि आपके सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। दूसरा आपका उदाहरण आता है ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन का भारतीय प्रशासनिक संरचना पर प्रभाव। आज भी भारत की नौकरशाही पर ब्रिटिश कालीन संस्थाओं की छाप देखी जा सकती है। तो ये आपका एक दूसरा उदाहरण हो गया ऐतिहासिक संस्थावाद का। अब हम देख लेते हैं ऐतिहासिक संस्थावाद का महत्व क्या है। ऐतिहासिक संस्थावाद यह बताने में मदद करता है कि अतीत में बनी संस्थाएं और नीतियां
कैसे आधुनिक समाज और राजनीति को आकार देती है। जो आपका ऐतिहासिक संस्थावाद है वो उसका अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि जो आपके हमारे अतीत में संस्थाएं बनी थी और नीतियाँ बनी थी वे आज के समाज को और राजनीति को कैसे आकार देती है। यह नीति निर्माण और शासन प्रणाली को समझने का एक प्रभावी तरीका है। जो आपका ऐतिहासिक संस्थावाद है ये नीति निर्माण और शासन प्रणाली को समझने का एक प्रकार का प्रभावी तरीका है। तो ये हमने आपका ऐतिहासिक संस्थावाद देख लिया। अब हम एक दूसरा संस्थावाद देख लेते हैं जो कि आपका आता है तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद। तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद एक सिद्धांत है जो यह मानता है कि व्यक्ति और समूह तर्कसंगत निर्णय लेते हैं जो उनके स्वार्थ और लाभ को अधिकतम करने में मदद करता है। जो आपका तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद है रेशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म है, वो यह कहता है कि जो व्यक्ति और समूह होते हैं वे तर्कसंगत निर्णय लेते हैं जो कि उनके स्वार्थ और लाभ को अधिकतम करने में मदद करते हैं। यह संस्थाओं को उन नियमों और संरचनाओं के रूप में देखता है जो व्यक्तियों के विकल्पों और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। जो आपका तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद है वो संस्थाओं को उन नियमों और संरचनाओं के रूप में देखता है जो कि व्यक्तियों के विकल्पों और निर्णयों को प्रभावित करती है। तो अब हम इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। जो आपका तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद है वो उसकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं हम। सबसे पहले मुख्य विशेषता में आता है तर्कसंगत निर्णय। व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों और स्थितियों का विश्लेषण करके सबसे अच्छा विकल्प चुनते हैं। इसमें क्या होता है, इस संस्थावाद में जो व्यक्ति होते हैं वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उपलब्ध संसाधन और स्थितियाँ होती है उनका विश्लेषण करने के बाद सबसे अच्छा विकल्प चुनते हैं। दूसरी आपकी जो मुख्य विशेषता आती है वो आती है संस्थाओं की भूमिका। संस्थाएं नियम, मानदंड और बाधाएं प्रदान करती है जो व्यक्तियों के निर्णयों को दिशा देती है। जो आपकी संस्थाएं होती है वे नियम, मानदंड और बाधाएं प्रदान करती है जिससे कि व्यक्तियों को निर्णय लेने में दिशा प्रदान होती है। थर्ड आपकी जो मुख्य विशेषता आती है वो आती है रणनीतिक व्यवहार, स्ट्रेटेजिक बिहेवियर। लोग और संगठन अपने निर्णयों को दूसरों के संभावित कार्यों को ध्यान में रखकर बनाते हैं। जो आपका ये संस्थावाद है इसमें लोग और संगठन अपने निर्णयों को दूसरों के संभावित कार्यों को ध्यान में रखकर बनाते हैं। फोर्थ आपकी जो मुख्य विशेषता आती है वो खेल सिद्धांत, गेम थ्योरी का उपयोग। यह सिद्धांत गणितीय मॉडल और गेम थ्योरी का उपयोग करके यह विश्लेषण करता है कि लोग और समूह अपने हितों को प्राप्त करने के लिए कैसे व्यवहार करते हैं। जो आपके ये संस्थावाद है ये एक प्रकार का गणितीय मॉडल और गेम थ्योरी का उपयोग करता है और उनका उपयोग करके यह विश्लेषण करता है कि जो आपके लोग होते हैं और समूह होते हैं वे अपने हितों को प्राप्त करने के लिए कैसे व्यवहार करते हैं। तो ये हमने तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं देख ली। अब हम इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जो आपकी तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद है इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला आता है चुनाव में मतदाता का व्यवहार। मतदाता उन उम्मीदवारों को वोट देते हैं जिन्हें उन्हें सबसे अधिक लाभ होने की संभावना होती है। तो जो आपके मतदाता होते हैं, जो हम मतदान करते हैं, हम उन्हीं लोगों को मतदान करते हैं जिनसे हमें लाभ होने की संभावना होती है। जिनसे हमें कम लाभ होने की संभावना होती है हम उनको वोट नहीं देते हैं, हम उनको ही वोट देते हैं जिनसे हमें अधिक लाभ होने की संभावना होती है। तो ये आपका तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद का एक उदाहरण हुआ। दूसरा आपका उदाहरण आता है नीति निर्माण में राजनेताओं के निर्णय। राजनेता वे नीतियाँ लागू करते हैं जो उनके पुनः चुनाव जीतने की संभावना को बढ़ाते हैं। जो आपके राजनेता होते हैं वे उसी प्रकार की नीतियाँ और नियम लागू करते हैं जिससे उनके जो पुनः चुनाव हो गए उसमें उनके जीतने की संभावना बढ़ जाए। तो ये आपका तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद का एक उदाहरण हुआ। थर्ड आप देख सकते हैं बाजार में प्रतिस्पर्धा। कंपनियां अपने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए कीमतों और सेवाओं को रणनीतिक रूप से तय करती है। जो कंपनियां होती है वे अपना बेनिफिट बढ़ाने के लिए जो उनकी कीमतें और सेवाएं होती है उनको रणनीतिक रूप से तय करती है। यह आपका तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद का एक उदाहरण हो जाता है। अब हम देख लेते हैं तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद का महत्व। तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद यह समझने में मदद करता है कि कैसे व्यक्तिगत स्वार्थ और संस्थागत नियम समाज में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। जो आपका तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद है उसका सबसे बड़ा महत्व यह रहता है जो आपका व्यक्तिगत स्वार्थ होता है और संस्थागत नियम होता है वे समाज में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। ये तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद का एक महत्व हो गया। यह राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और नीति निर्माण के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। जो आपका तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद है यह राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और नीति निर्माण के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो ये आपका तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद हो गया। अब हम देख लेते हैं समाजशास्त्रीय संस्थावाद।
समाजशास्त्रीय संस्थावाद संस्थाओं के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर जोर देता है। यह मानता है कि संस्थाएं केवल औपचारिक नियमों और संरचनाओं तक सीमित नहीं होती है, बल्कि वे व्यापक संस्कृति, मानदंडों, परंपराओं और सामाजिक अपेक्षाओं से भी प्रभावित होते हैं। जो आपका समाजशास्त्रीय संस्थावाद है, सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म है, वो संस्थाओं के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर जोर देता है और यह कहता है कि जो संस्थाएं होती है वे केवल औपचारिक नियमों और संरचनाओं तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि जो उनके व्यापार सांस्कृतिक मानदंड होते हैं, परंपराएं होती है और सामाजिक अपेक्षाएं होती है, उनसे भी प्रभावित होता है। यह दृष्टिकोण संगठनों और संस्थानों के व्यवहार को तर्कसंगत निर्णय लेने की प्रक्रिया से अधिक सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में देखने का प्रयास करता है। जो आपका समाजशास्त्रीय संस्थावाद है वो संगठनों और संस्थानों के व्यवहार को तर्कसंगत निर्णय लेने की प्रक्रिया से अधिक सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में देखने का प्रयास करता है। अब हम देख लेते हैं समाजशास्त्रीय संस्थावाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं, जिनमें आपकी सबसे पहले आती है संस्थाएं केवल औपचारिक नियमों पर आधारित नहीं होती, वे सांस्कृतिक मान्यताओं, सामाजिक परंपराओं और प्रतीकों से भी प्रभावित होती है। जो आपकी संस्थाएं होती है वे केवल औपचारिक नियमों पर ही आधारित नहीं होती है, बल्कि वे सांस्कृतिक मान्यताओं, सामाजिक परंपराओं और प्रतीकों से भी प्रभावित होती है। दूसरी आपकी जो मुख्य विशेषताएं आती है वो आती है संस्थागत समरूपता। विभिन्न संगठन और संस्थाएं समय के साथ एक जैसी हो जाती है क्योंकि वे सामाजिक दबावों और सांस्कृतिक मानदंडों का पालन करती है। जो आपके संस्थागत समरूपता होती है वो आपका समाजशास्त्रीय संस्थावाद का एक मुख्य विशेषताएं होती है। थर्ड आपकी जो मुख्य विशेषता आती है वो आती है संस्कृति और प्रतीकों की भूमिका। संस्थाओं के निर्णय और नीतियों तर्कसंगतता के बजाय सामाजिक अपेक्षाओं और सांस्कृतिक धारणाओं से प्रभावित हो सकते हैं। फोर्थ आपकी जो मुख्य विशेषता आती है वो आती है व्यक्तिगत और संगठनात्मक व्यवहार पर प्रभाव। सामाजिक मान्यताएं यह तय करती है कि लोग और संगठन कैसे निर्णय लेते हैं और कार्य करते हैं। तो हमने कुछ मुख्य विशेषताएं देख ली, अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जिसमें आपके सबसे पहले आती है शिक्षा प्रणाली। स्कूल और विश्वविद्यालय केवल ज्ञान प्रदान करने के लिए नहीं होते, बल्कि वे सामाजिक मूल्यों, सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में भी भूमिका निभाते हैं। जो आपके स्कूल या विश्वविद्यालय होते हैं वे ओनली ज्ञान देने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि वे सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये आपका एक उदाहरण हो गया। दूसरा आपका जो उदाहरण आता है वो आता है सरकारी नीतियाँ। कई नीतियाँ आर्थिक लाभ से अधिक सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक धारणाओं पर आधारित होती है, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण या लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। थर्ड आपका जो उदाहरण आता है वो आता है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, CSR। कंपनियां केवल मुनाफे के लिए ही नहीं बल्कि समाज में अपनी नैतिक छवि बनाए रखने के लिए भी सामाजिक कार्यों में भाग लेती है। जो आपकी कंपनियां होती है वे ओनली बेनिफिट के लिए नहीं काम करती, बल्कि समाज में अपनी छवि बना सके इसलिए भी वे काम करती है। तो ये आपके कुछ समाजशास्त्रीय संस्थावाद के कुछ उदाहरण हो गए। अब हम समाजशास्त्रीय संस्थावाद का महत्व देख लेते हैं। समाजशास्त्रीय संस्थावाद यह समझने में मदद करता है कि संस्थाएं केवल कानूनी या आर्थिक जरूरतों से ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के आधार पर भी विकसित होती है। जो आपका समाजशास्त्रीय संस्थावाद है वो एक प्रकार से ये कहता है कि जो आपकी संस्थाएं होती है वे केवल कानूनी या आर्थिक जरूरतों से ही नहीं बल्कि जो उनके सामाजिक और सांस्कृतिक कारक होते हैं उनके आधार पर भी विकसित होती है। यह दृष्टिकोण संगठनात्मक व्यवहार, नीति निर्माण और सामाजिक संरचनाओं के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो आपका ये समाजशास्त्रीय संस्थावाद है ये संगठनात्मक व्यवहार, नीति निर्माण और सामाजिक संरचनाओं के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब हम इसके हमने महत्व देख लिया। अब हम एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं जो कि आपका आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। तो निष्कर्ष में हम देखते हैं नवसंस्थावाद यह सिद्ध करता है कि संस्थाएं समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नवसंस्थावाद ये कहता है कि जो संस्थाएं होती है वे समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था के संचालन में एक अहम भूमिका निभाती है। यह दृष्टिकोण पारंपरिक संस्थावाद की तुलना में अधिक विश्लेषणात्मक है और यह समझाने का प्रयास करता है कि संस्थाएं केवल संरचनात्मक नियमों तक सीमित नहीं होती बल्कि वे ऐतिहासिक, तर्कसंगत और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती है। जो आपका नवसंस्थावाद है वो ये कहता है कि जो आपका संस्था होती है वे संरचनात्मक नियमों तक ही सीमित नहीं होती है बल्कि जो उनके ऐतिहासिक, तर्कसंगत और सामाजिक सांस्कृतिक कारक होते हैं उनसे भी संस्थाएं प्रभावित होती है। नवसंस्थावाद यह स्पष्ट करता है कि संस्थाएं केवल निष्क्रिय संरचनाएं नहीं है
बल्कि वे नीति निर्माण, शासन, अर्थव्यवस्था और समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाती है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे संस्थाएं समय के साथ बदलती है और समाज में स्थिरता और परिवर्तन दोनों को प्रभावित करती है। तो ये हमने एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपका ऐतिहासिक संस्थावाद है उसकी विशेषता और महत्व को आप शॉर्ट्स में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप सभी स्टूडेंट शॉर्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये था आपका सेकेंड यूनिट का थर्ड चैप्टर नव संस्थावाद, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ आ गए होंगे। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो आपकी थर्ड यूनिट की रहने वाली है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।